बच्चों, आज इस पाठ में जो इतिहास का दूसरा पाठ है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस पाठ में हम यह चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाता है और रियासतें, छोटी छोटी जो रियासतें कायम हो जाती हैं और ये क्षेत्रीय रियासतें जो देश के विभिन्न भागों में रहती हैं और ये आर्थिक रूप से या अब दिल्ली सल्तनत का ये साथ नहीं देती है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगती है और यह कंपनी धीरे धीरे किस प्रकार से यह व्यापार करने आती है और व्यापार करने के साथ साथ कुछ गतिविधियां करके यह भारत के साम्राज्य स्थापित कर देती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि कैसे औरंगजेब को मृत्यु के बाद यह यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहादुर शाह जफ़र को यहाँ लिया जाता है और अंग्रेज़ सिपाही यह अरेस्ट करके उसे उसके सामने ही उसके पुत्रों को मार डालते हैं। अब हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 16 सदी में भारत आती है और यह महारानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की महारानी हैं उनके द्वारा प्रथम चार्टर लेकर के आती है। चार्टर का अर्थ होता है कि इजाज़तनामा। इस इजाज़तनामे से ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार मिल जाता है, यह भारत में किस प्रकार से व्यापार करने का इसे एकाधिकार मिलता है और यह एक तरह से इसकी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। प्रतिस्पर्धा समाप्त होने का अर्थ ये है कि अब दूसरी इंग्लैंड की कंपनी भारत में किसी भी प्रकार से शासन नहीं कर सकती है और वह व्यापार करने का भी अधिकार अब कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अर्थात अब यह व्यापार करने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यह पूरा इसका अधिकार हो जाता है इस चार्टर के तहत। लेकिन यह चार्टर एक्ट केवल इंग्लैंड के लिए लागू होता है। यूरोप से अन्य देश के व्यापारी यहाँ पर भारत में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक यह कंपनी आती है हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए, उसके पहले ही पुर्तगाल के लोग यहाँ भारत के पश्चिमी तट पर आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं और अपना ये व्यापार वहाँ से शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि वास्को डी गामा जो 1498 में भारत पहुँचा था इसी समुद्री रास्ते से, और यह केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका का ये सबसे दक्षिणी भाग है, वहाँ आने के बाद यह जब मुड़ता है तो उसे आशा होती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इस स्थान का नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। अब यह बारी आती है कि इसके बाद दूसरे देश के व्यापारी भी यहाँ आते हैं। जैसे डच आते हैं, डच हॉलैंड के व्यापारियों को कहा जाता है। इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी आने के बाद यह व्यापार में अपनी रुचि रखते हैं और ये भी व्यापार भारत से करने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत से 3 चीज़ें जो व्यापार के लिए थी सबसे प्रसिद्ध थी। पहला था सूती कपड़ा, दूसरा था रेशम और तीसरा था मसाले। इन तीनों की मांग जो है यूरोपीय देशों में ज़बरदस्त थी। मसालों में था काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। अब इन कंपनियों के बीच
प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण ये कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने लगी। अब यह देखा गया कि इस प्रतिस्पर्धा में ये जो कंपनी एक दूसरे को इस प्रतिस्पर्धा से हटा देगी वही मुनाफा ज़्यादा कमा सकती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। किस प्रकार से? यह पहली फैक्ट्री हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुआ। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर्स कहा जाता था, फैक्टर्स। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस होता था। वेयर हाउस का मतलब जहाँ पर सामानों को इकट्ठा करके निर्यात करने के लिए रखा जाता था। वेयर मीन्स होता है सामान, हाउस मीन्स घर या स्टोर। और यहाँ पर ये कंपनी के लोग ये सूती कपड़ा और इसके बाद रेशम और साथ साथ मसाले, ये सारी चीज़ों को रखते थे। अब इस वेयर हाउस को सुरक्षित रखने के लिए धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने किले बनाना शुरू कर दिया। किले बनाना जब शुरू कर दिया तो अब मुग़ल बादशाह को लगा कि ये व्यापार के समय ये हुआ था कि आप लोगों को केवल व्यापार की इजाज़त दी जा रही है, आप इसमें किसी प्रकार का सैनिक या अन्य गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने धीरे धीरे किले बनाना शुरू कर दिया और इसमें देखा गया कि 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ किले बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव खरीदे और इन 3 गांवों में एक गांव था कालीकाता। कालीकता जिसे हम बाद में कोलकाता कहते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है सबसे बड़ा ये किला बना यहाँ पर। और जब तक मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि इस कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया। फरमान का अर्थ होता है उस समय मुग़ल बादशाहों के आदेश को फरमान कहा जाता था। कंपनी अब इस फरमान को प्राप्त करने के बाद वह ज़्यादा से ज़्यादा रियासत हासिल करने लगे और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगे। उदाहरण के तौर पर औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इसका कारण था कि उस समय औरंगज़ेब यह कमज़ोर हो चुका था। उसके साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी और राजस्व वसूली धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसे में बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध करने लगे और जब तक मुर्शीद कुली खां विरोध करते कंपनी ने अपनी ताकत बढ़ा दी। व्यापार से युद्ध तक। अब इसमें हम देखेंगे कि जब तक ये सबसे बंगाल का नवाब जो पहला था वह मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां के बाद दूसरा नवाब आया और उसके बाद जो तीसरा नवाब सिराजुद्दौला था वह काफ़ी शक्तिशाली था। उन्होंने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलाबंदी को बढ़ावा देने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल का राजस्व कम होता जा रहा है, नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी। इस अपमानजनक मीन्स नवाब का अपमान करने वाली चिट्ठियाँ लिखी और उस समय नवाब की ताकत को कंपनी के अफसर समझ गए थे कि हम अगर ये कोई विरोध करते हैं तो इनका सामना कर सकते हैं। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी
का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी तक फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का निर्माण करना होगा। लेकिन ये धीरे धीरे बात यह बंगाल के नवाब को अच्छी नहीं लगी और यह एक युद्ध की परिणति में हुई और इस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी के सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह एक कंपनी कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली नवाब का मतलब ये है कि जो काम कंपनी कहे वह शासक उसी के अनुसार कार्य करे। इसे हम कठपुतली सरकार कहते हैं। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिस्पर्धा में किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी की कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनैतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अंत में 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार में इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया और उसके बहुत से क्षेत्रों को कब्ज़ा भी कर लिया। लेकिन उस समय कंपनी ने अपनी स्थिति को देखा कि कमज़ोर उसकी स्थिति होती गई। उसके बहुत से क्षेत्र कब्ज़ा कर लिए गए और यह नवाब धीरे धीरे कलकत्ता को कब्ज़ा करने की तरफ जाने लगा। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में रवाना कर दिया और इधर जो कंपनी के अफसर थे वह नवाब से बातचीत करते गए और बातचीत का सिलसिला यह लंबा चला और धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी ये रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद रॉबर्ट क्लाइव की सेना में ये नौसेना बेड़ा भी था जो कि काफ़ी ताकतवर था और नवाब ने वहाँ के सबसे ताकतवर सेनापति मीर जाफ़र के साथ षड्यंत्र कर लिया और कहा कि अगर तुम हमारा साथ देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ का नवाब बना दूँगा। और इस तरह से मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ मीर जाफ़र भी लालच में आकर के इस कंपनी का साथ देने के लिए कहा और अंत में जा कर के यह प्लासी का युद्ध होता है। मीर जाफ़र ये लड़ाई में भाग नहीं लेता है और इस तरह से यह कंपनी यह विजय नवाब के ऊपर पाती है और इस विजय के बाद तो कंपनी के बहुत से अधिकार मिल जाते हैं। और प्लासी की इस जंग को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसकी जगह मीर जाफ़र नवाब बना। लेकिन मीर जाफ़र भी कंपनी को संभालने की तैयारी में पूर्ण रूप से उसका सहयोग नहीं दिया। इसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, इसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा यह रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नाचने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्हें भी प्रजा के सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने मीर जाफ़र को भी हटाकर मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। और मीर कासिम जब कंपनी को परेशान करने लगा तो यह 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और बक्सर की लड़ाई के बाद
उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। यह राशि तय कर दी गई। कंपनी अपने खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी ज़्यादा इलाके और कमाई चाहती थी और अंत में धीरे धीरे 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे और कठपुतली नवाब अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा और 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल में विशाल राजस्व इकट्ठा करने की ताकत मिल गई और जो व्यापार करने के लिए जो कंपनी को ब्रिटेन से भारी मात्रा में चीज़ों को खरीदने के लिए सोना और चांदी लाना पड़ता था, अब इतनी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ये राजस्व आने लगा कि अब ब्रिटेन से कंपनी को सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं थी। अर्थात कंपनी को सारे कार्य करने के लिए अब यहाँ से पर्याप्त मात्रा में ये राशि आने लगी। अब बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे कि इसके बाद कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब का मतलब कि अब इनको पूरा का पूरा अधिकार हो गया और ये राजस्व को इकट्ठा करने लगे और यहाँ तक प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत कमाई। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास ये आया था तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत में रवाना हुआ तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया और 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के रूप में सफाई देनी पड़ी थी। सरकार की उनकी अकूत संपत्ति का स्रोत संदेहास्पद लगने लगा। मैं इस ब्रिटिश सरकार को ही लगा कि इतनी अकूत संपत्ति ये अफसर कमाते हैं। क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत से लोग ये लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उसमें कुछ ऐसे भी साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी जिएं। जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने अपना आलीशान जीवन जिया और वहाँ के लोग उन्हें नवाब कहते थे। तब से नवाब शब्द अंग्रेज़ी संस्करण का ये शब्द बन गया जिसमें कि लोगों को अमीरी और सामाजिक हैसियत से काफ़ी ऊपर माना जाता था। तो हम इस वीडियो में आज इतना ही चर्चा करेंगे। कल जो है वीडियो में कंपनी का फैलता शासन के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।